हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HSC इंटरव्यू के रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को आपने किस तरह अच्छे से आंसर करना है। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस और उनके आंसर को जाना था। तो चलें वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ PPE। PPE एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो किसी इंसान को हाजर से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि डस्ट से बचाव के लिए हम जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी मास्क एक PPE है। आम अल्फाज में अगर बोलें तो एक बैरियर इंसान और हाजर के दरमियान। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यानी कि ग्राइंडर एक पोर्टेबल मशीन जिसका एक व्हील होता है और ग्राइंडर मेटल या धातु को काटने में इस्तेमाल होता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कहते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ क्रेन, मतलब कि एक ऐसी टॉल मशीन जो इस्तेमाल होती है वजनी चीज़ों को उठाने या दूसरी जगह रखने के लिए। व्हाट इज़ फोर्कलिफ्ट ट्रक। आप इसको जवाब सिंपली ये दे सकते हो कि फोर्कलिफ्ट ट्रक जो हैवी लोड को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ JSA यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें जॉब को एनालाइज किया जाता है ताकि उस जॉब के रिलेटेड हाजर को अवॉइड किया जा सके। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो ये सवाल आपसे लाजमी किसी भी HSC इंटरव्यू में पूछा जाएगा और इसका जवाब आपने देना है कि एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है टूल बॉक्स स्टॉक को तैयार करना और कंडक्ट करना। फिर मंथली सेफ्टी स्टैटिस्टिक तैयार करना, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। फिर चेकलिस्ट तैयार करना, अगर साइट पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फिर मैनेजमेंट मीटिंग्स कंडक्ट करना, सेफ्टी क्लासेस को अरेंज करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। फिर जो मंथली सेफ्टी बुलेटिन्स हैं उनको तैयार करना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करना, ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। फिर फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस को अरेंज करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है। फिर आता है सेफ्टी कंपटीशन, जैसा कि पोस्टर स्लोगन वगैरह को अरेंज करना। तो दोस्तों ये सब सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, तो आपने इन सब को अच्छे से इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है। फिर आता है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र। तो जो साइट सुपरवाइज़र होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सुपरवाइज़र की ड्यूटी ये होती है कि वो उसके अंडर काम करने वाले वर्कर्स को उनकी डेली ड्यूटी बताता है। फिर सुपरवाइज़र वर्कर के दरमियान डिसिप्लिन को मेंटेन भी रखता है। फिर साइट पर जो काम चल रहा है वहाँ नेसेसरी सामान या मटेरियल सप्लाई करना भी सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है। फिर जो साइट पर काम चल रहा है उसकी जॉब की कॉस्ट और क्वालिटी को कंट्रोल करना भी सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है। फिर सुपरवाइज़र वर्कर्स को गाइड करता है जॉब को सही और सेफली मुकम्मल करने के लिए। फिर जो वर्कर्स हैं उनको सूटेबल PPE मुहैया करना भी सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है। फिर सुपरवाइज़र को पीरियोडिक सेफ्टी मीटिंग्स करना होती हैं। फिर जहां पर काम चल रहा है उस एरिया की इंस्पेक्शन करना भी सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है। फिर जो साइट पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए गए हैं उनकी नॉलेज भी सुपरवाइज़र को होनी चाहिए। फिर आपको बताना है कि सुपरवाइज़र की ये जिम्मेदारी होती है कि साइट पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी कॉज को मालूम करना और एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग करना या इन्वेस्टिगेशन करना भी एक सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर वेल्डिंग वर्क। तो आपने ये जवाब देना है कि सबसे पहले उस एरिया में जहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ से कंबस्टिबल मटेरियल को हटाना है। फिर जहाँ पर वो काम चल रहा है वेल्डिंग का उसको साफ़ करने के बाद अगर वहाँ पर वुडन फ्लोर है तो उसे कवर करना है फायर रेजिस्टेंट फ्लोर मैट्स के साथ। फिर जो फायर रेजिस्टेंट स्क्रीन है यानी कि फायर ब्लैंकेट उसे हमने वेल्डिंग एरिया के इर्द गिर्द लगानी है। फिर जो वेल्डिंग की केबल हैं वो फुली इंसुलेटेड होनी चाहिए। फिर जो भी वेल्डिंग मशीन है उन्हें डबल अर्थ होना चाहिए। फिर जो वेल्डिंग एरिया है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ एक स्टैंड बाय पर्सन को असाइन करना है। फिर जो वेल्डर है उससे लेदर ग्लव्स, गॉगल्स और हेलमेट पहनना है वेल्डिंग करते वक्त। जब भी वेल्डिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो वेल्डिंग मशीन की पावर उसे स्विच ऑफ करना है। फिर आपने बताना है कि जो वेल्डिंग हेल्पर है उससे वेल्डिंग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करने देना है। फिर अगर वेल्डिंग केबल को आपने शिफ्ट करना है तो सबसे पहले आपने पावर को स्विच ऑफ करना होता है।
फिर आपने ये बताना है कि जो ऑक्सीजन है उसका कलर ब्लैक होना चाहिए और एसिटिलीन का कलर रेड कलर होना चाहिए। फिर बताना है कि जो NRB है ब्लो टॉर्च का वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए ताकि अगर बाइक फायर होता है तो उसे अवॉइड किया जा सके। फिर जो वेल्डर है वो फुली ट्रेन होना चाहिए और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर जो सिलेंडर जो वेल्डिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं इन्हें कोल्ड और ड्राई वाली जगह जहां पर किसी किस्म का हीट ना हो वहां स्टोर करना है। जहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा है वहां अच्छी हाउसकीपिंग और वेंटिलेशन रखनी है। होस का कनेक्शन अच्छे से करना है। फिर वेल्डिंग एरिया को अच्छे से बैरिकेड करके वेल्डिंग का साइन बोर्ड लगाना है। फिर सिलेंडर को रोलिंग यानी कि लटाना नहीं है। फिर जो फ्लैशबैक अरेस्टर है वो सिलेंडर के दोनों साइड पर लगाना होना चाहिए। अगर किसी सिलेंडर में लीकेज है तो उस सिलेंडर को अलग से स्टोर करना है और उस सिलेंडर पर टैग लगाना है। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर गैस कटिंग। तो इसका आंसर आपने इस तरह करना है, जिस एरिया में गैस कटिंग का काम चल रहा है वहाँ नियर बाय में फायर एक्सटिंग्विशर को रखना है। फिर फायर वार्डन को असाइन करना है। फिर जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसे गैस कटिंग वाली जगह से हटाना है। फिर जो PPE है यानी कि सेफ्टी ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह गैस कटिंग करते वक्त पहननी है। अगर गैस कटिंग का काम कन्फाइंड स्पेस में है तो जो सिलेंडर है जो गैस कटिंग में इस्तेमाल हो रहा है उसे बिल्कुल भी कन्फाइंड स्पेस में नहीं लेकर जाना। फिर जो होसेस हैं उन्हें वॉकवे में बिल्कुल भी नहीं रखना। जो गैस कटिंग टॉर्च है उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर होना चाहिए। अगर गैस कटिंग का काम किसी प्लांट में हो रहा हो तो वहाँ पर सबसे पहले गैस टेस्ट होना चाहिए ताकि पता लग सके कि वहाँ पर कोई फ्लेमेबल गैस तो नहीं है। उस एरिया के अच्छे हाउसकीपिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए जहां पर गैस कटिंग प्रोसेस चल रहा है। और जो होस है उसका कनेक्शन बिल्कुल आपने अच्छे से करना है। तो दोस्तों ये थे गैस कटिंग के प्रिकॉशंस। फिर अब हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर सैंड ब्लास्टिंग। अगर आप किसी कंपनी में जिसमें सैंड ब्लास्टिंग का काम होता है उसमें इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपने इस तरह देना है, जितनी भी कंप्रेस एयर लाइन होसेस दूसरी फिटिंग उसको अच्छे से इंस्टॉल करना है और मेक श्योर करना है कि इसमें कोई लीकेज नहीं हो रही। जो कंप्रेसर होता है उसे मिसयूज़ वगैरह नहीं करना है। जो भी वर्कर सैंड ब्लास्टिंग का काम करता है उससे रिस्पिरेटरी मास्क और गूगल्स का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर सैंड ब्लास्टिंग का काम चल रहा है वहाँ पर टाइम टू टाइम अच्छे से हाउसकीपिंग करनी है और फायर एक्सटिंग्विशर को नियर बाय में रखना है। सैंड ब्लास्टिंग का काम करते वक्त आपको डस्ट मास्क, एयर प्लग का इस्तेमाल करना है। अगर टॉप फ्लोटिंग रूफ टैंक वर्किंग कंडीशन में है तो वहाँ पर सैंड ब्लास्टिंग नहीं करनी है। फिर फेस शील्ड, गूगल का इस्तेमाल करना है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर पेंटिंग। तो सबसे पहले फ्लेमेबल मटेरियल को हमने वर्कप्लेस से हटाना है। फिर नेसेसरी PPE जैसा कि सेफ्टी गॉगल्स, मास्क वगैरह पहनना है। जो भी आदमी या वर्कर्स पेन का काम कर रहा है उससे कार्ट्रिज रिस्पिरेटरी को पहनना है। फिर आपने ये बताना है कि जहाँ पेन का काम चल रहा है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। फिर पेंट वाली जगह के नज़दीक इमरजेंसी शावर और आई वॉश की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर जो आदमी पेंटिंग कर रहा है उससे बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करना है। फिर जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द हाजर्ड इन वेल्डिंग। तो चलें देखते हैं कि वेल्डिंग के क्या हाजर्ड हैं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि वेल्डिंग करते वक्त आपको आई इंजरी हो सकती है। फिर बर्न स्किन भी हो सकती है अगर आर्क रियलाइजेशन करते हैं तो। फिर लाइट आर्क रेडिएशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है। फिर आपको बताना है कि हीट फ्यूम के इफेक्ट की वजह से हीट, लाइट और रेडिएशन भी हो सकती है। जब भी वेल्डिंग होती है तो वहाँ पर पॉइजन गैस बनती है, तो ये भी एक हाजर्ड है। फिर बताना है कि फायर भी एक हाजर्ड है। फिर जो स्कैटरिंग मटेरियल है उसे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। नॉइस भी एक हाजर्ड है। स्पार्किंग और फ्लाई सैंड भी एक हाजर्ड है जो कि वेल्डिंग एक्टिविटी में हैं। व्हाट आर द हाजर्ड इंजरीज इन मैनुअल हैंडलिंग। तो आपको इसका आंसर देना है कि मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त शार्प एजेस की वजह से आपकी फिंगर्स कट हो सकती हैं। फिर बर्न इंजरी भी हो सकती है अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो। फिर आपने बताना है कि अगर आपको हैवी चीज़ उठा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट गिरने से आपका पाँव भी जख्मी हो सकता है।
फिर अगर आप हैवी लिफ्टिंग या हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहे हो तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपकी बैक डिस्क भी स्लिप हो सकती है, आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है। फिर मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त आपकी रिस्ट और उंगलियों को भी स्ट्रेन हो सकता है और आखिर में आपको हर्निया या फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर आपने बताना है व्हाट आर द प्रिकॉशंस नीड टू अवॉइड एक्सीडेंट इन मैनुअल हैंडलिंग। तो इसका आंसर आपने देना है कि अगर ऑब्जेक्ट्स आप उठा रहे हो, अगर उसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उठाने से पहले उस शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि कुछ नेल्स या कुछ कोने हैं जो उनको आपने निकालना है। फिर प्रॉपर पीपीई को पहनना है यानी कि सेफ्टी ग्लव्स और सेफ्टी जूते लाजमी पहनने हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका वजन बहुत ज़्यादा हो, आपको अपने साथी की मदद मांगनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो उस जगह पाथवे पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए। फिर बताना है कि जितना मुमकिन हो सके आपने मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करके मैकेनिकल हैंडलिंग करना है। फिर जिस ऑब्जेक्ट को आपने उठा रहे हो उसे मॉडिफाई करना है। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ पावर टूल। तो इसका आंसर आपने इस तरीके से देना है, जो पावर टूल का ऑपरेटर है उसे फेस शील्ड और सेफ्टी ग्लासेस पहननी है। फिर जो पावर टूल्स हैं उन्हें अच्छे से स्टोर करना, काम खत्म होने के बाद। फिर जो पावर टूल हैं उनका लाजमी सेफ गार्ड होना चाहिए। फिर जो पावर टूल के इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उन्हें पाथवेज में बिल्कुल भी स्टैगर नहीं करना है। फिर जितने भी इलेक्ट्रिक टूल्स हैं उन्हें अच्छे से अर्थ होना चाहिए। फिर किसी भी पावर टूल के साथ आपने होस प्ले नहीं करना है। फिर पावर टूल की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए और जितने भी फॉल्टी पावर टूल हैं उनमें टैग लगा होना चाहिए और उन्हें साइड से हटाना। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे किसी भी इंटरव्यू में लाजमी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपने इस तरीके से करना है कि सिर्फ कॉम्पिटेंट वर्कर को ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हैंडल करना है। फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उन्हें अच्छे से अर्थ होना चाहिए। फिर सभी इलेक्ट्रिकल केबल हैं उन्हें वर्कर की हाइट के ऊपर से दूसरी जगह लेकर जाना है यानी कि पाथवे में नहीं स्कैटर करना है। फिर आपने बताना है कि तमाम इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेटेड होनी चाहिए। फिर जो केबल्स हैं उनमें जॉइंट्स या मस्किन टेप नहीं लगी होनी चाहिए। फिर आपने बताना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर का फायर एक्सटिंग्विशर CO2 वो उस जगह पर प्रोवाइड होना चाहिए। फिर वर्क प्लेस को अच्छे से हाउसकीपिंग करना है। फिर जो इलेक्ट्रीशियन हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल काम करते वक्त रबर शूज़ और ग्लव्स पहनने हैं। फिर जो वायर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर जो पावर आइसोलेशन है वो काम करने वाली जगह से नज़दीक होना चाहिए। फिर अगर आप कोई एक्सटेंशन या टेम्परेरी कनेक्शन करते हो तो आपने 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करना है। फिर आपने कोई इलेक्ट्रिकल पानी के नज़दीक नहीं चलाना है। फिर आपने काम करते वक्त साइन बोर्ड लगाना है और अगर आप पावर आइसोलेशन कर रहे हो तो आप लोटो का इस्तेमाल करें। लोटो मतलब लॉग आउट एंड टैग आउट। फिर दोस्तों जो आपके पास क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द हैजर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके हर HSC इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है। तो चलें आज देखते हैं इसमें क्या हैजर्ड होते हैं। तो सबसे पहला हैजर्ड होता है वो है फॉल फ्रॉम हाइट एंड इंजरी, मतलब कोई भी आदमी हाइट से गिर सकता है और उससे इंजरी आ सकती है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल हाइट पे रखा हुआ है तो वो भी गिर सकता है किसी आदमी के ऊपर। फिर अगर वह कंस्ट्रक्शन एरिया में कोई एक्सकेवेशन है तो कोई वर्कर उस एक्सकेवेशन में गिर सकता है। फिर अगर कोई एक्सकेवेशन हुई है और अगर एक्सकेवेशन में कोई मजदूर काम कर रहे हैं तो और जो सॉइल है वो उन वर्कर्स के ऊपर गिर सकती है और उन्हें इंजरी हो सकती है। फिर अगर आप कोई एक्सकेवेशन कर रहे हो तो जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी हैं जैसा कि कोई पावर लाइंस या सीवरेज लाइन है उन्हें भी डैमेज हो सकता है। फिर अगर आपने कोई स्कैफोल्डिंग लगाई हुई है तो वो भी कोलैप्स हो सकती है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक ये भी एक कंस्ट्रक्शन हैजर्ड्स है। फिर फायर, एक्सप्लोजन, बर्न इंजरीज ये भी हैजर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर नॉइस, डस्ट, वाइब्रेशन ये भी कंस्ट्रक्शन के एसोसिएटेड हैजर्ड हैं। फिर हेल्थ एंड लंग्स का प्रॉब्लम होना, अगर आप एडवर्स वेदर में या सीमेंट को हैंडल कर रहे हो तो उससे आपकी हेल्थ और लंग को प्रॉब्लम हो सकती है।
फिर अगर आप किसी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती हैं, तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन हाजत है। फिर आपके पास आता है अगर कंस्ट्रक्शन में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी क्या कॉजेज़ होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कोई इक्विपमेंट इरेक्ट किया है तो उसका फेलियर भी एक कॉज है एक्सीडेंट होने की। फिर अगर कोई आदमी हाइट से गिरता है और अगर उसे इंजरी आती है तो भी एक कॉज है एक्सीडेंट की। फिर इलेक्ट्रिक शॉक, ये भी एक कॉज है एक्सीडेंट होने की। फिर अगर काम वाली जगह में इम्प्रॉपर लाइटनिंग है, यानी कि रात के टाइम अगर कोई काम हो रहा है और वहाँ पर लाइट सही नहीं है या आपने लाइट सही प्रोवाइड नहीं की, तो ये भी एक कॉज हो सकती है एक्सीडेंट की। फिर वर्कर्स को आप कंटिन्यूसली काम करा रहे हो, यानी कि ओवर टाइम लेबर्स को दे रहे हो विदाउट एनी रेस्ट, तो ये भी कॉज है एक्सीडेंट की। फिर अगर आपने कोई ट्रेंच या एक्सकेवेशन खोदी है और उसकी सॉइल जो कोलैप्स हो गई है, वो भी एक कॉज है एक्सीडेंट की। फिर कोई फॉल्टी सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी एक कॉज है एक्सीडेंट होने की कंस्ट्रक्शन साइट में। फिर अगर आप वर्क एट हाइट में काम कर रहे हो विदाउट सेफ्टी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट, तो ये भी एक कॉज है एक्सीडेंट की। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शन, तो आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है और आपने इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कौन सी प्रिकॉशंस या कंट्रोल मेजर हैं जो आपने कंस्ट्रक्शन साइट में लगानी है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो फर्स्ट एड इक्विपमेंट और फर्स्ट एडर को आपने कंटिन्यूसली अवेलेबल होना चाहिए वर्क साइट में, मतलब कि फिर आपने बताना है कि जो फर्स्ट एड इक्विपमेंट और फर्स्ट एडर है उसे साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। फिर फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, उन्हें साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। फिर आपने काम करते समय इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करना है। फिर अगर कोई काम नाइट में हो रहा है तो आपने वहाँ पर एडिक्वेट लाइटनिंग प्रोवाइड करनी है। फिर कोई काम अगर वो हाइट पे हो रहा है तो आपने सेफ्टी हार्नेस या फॉल अरेस्ट सिस्टम हर हालत में पहनना है अगर आप वर्क एट हाइट में हैं तो। फिर गॉगल्स और रेस्पिरेटरी मास्क आपने पहनने हैं अगर आप सीमेंट या पेंट का काम कर रहे हो तो। फिर ग्राइंडिंग करते समय जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आपने कवर करना है। फिर एक्सकेवेशन करते समय आपने उसके इर्द गिर्द मटेरियल या किसी भी हैवी इक्विपमेंट को स्टोर नहीं करना है। फिर आपने कोई भी डिफेक्टिव टूल्स यूज़ नहीं करना है। फिर आपने कोई भी पावर टूल्स लेकर सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। फिर अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जैसा कि एक्सकेवेशन, लिफ्टिंग वगैरह, तो आपने उसे प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है और वहाँ पर साइन बोर्ड लगाना है। तो दोस्तों ये थे कुछ HSC रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।